नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक की तरह मास्क जरूर पहने ताकि कोरोना के खतरे से आपका परिवार और ये देश महफूज रहे। लोग मास्क पहनने को लेकर जागरूक हों, इसके लिए न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है जिसका नाम है #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि हर भारतवासी का आज एक ही संकल्प है, कोरोना को हराना है, देश को बचाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के रुइया सरकारी अस्पताल में 11 कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई। मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं इस घटना के बाद मुख्यमंत्री आज अस्पताल का दौरा कर हालात का जायजा ले सकते हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में यह अस्पताल था जहां पर ऑक्सीजन की कमी से 11 लोगों की मौत हो गई और आज सीएम अस्पताल का दौरा करेंगे और उन्होंने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, आंध्र प्रदेश में तिरुपति के रुइया सरकारी अस्पताल का ये मामला, जहां पर 11 कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई। यरूशलेम के पुराने शहर में इजराइल की परेड से कुछ घंटे पहले ऐसा खून खराबा हुआ कि 300 से ज्यादा लोग अस्पताल पहुंच गए। यरूशलेम का पुराना शहर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद की जड़ है, जिस पर इजराइल का कब्जा है और पिछले काफी दिनों से वहां तनाव चरम पर है। लेकिन इसके बावजूद इजराइल की पुलिस ने वहां हर साल होने वाली यरूशलेम डे परेड निकालने की इजाजत दे दी, जिसने आग में ऐसा घी डाला कि यहूदी और मुस्लिम समुदाय के पवित्र शहर में महाभारत छिड़ी नजर आई। अल अक्सा मस्जिद के परिसर में इजराइल की पुलिस ने आंसू गैस के वार किए तो फिलिस्तीन के प्रदर्शनकारी भी हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहे। उन्होंने जमीन पर पड़े पत्थर और दूसरी चीजें अपना हथियार बना ली और ऐसी ताबड़तोड़ बरसाई कि उनसे बचने के लिए पुलिस को ढाल का सहारा लेना पड़ा। और सिर्फ पुलिस ही नहीं, प्रदर्शनकारियों के सामने जो आया वो उनके गुस्से का शिकार हो गया। एक वीडियो में प्रदर्शनकारी सड़क से गुजरती एक कार में सवार लोगों के खून के प्यासे दिखे। ड्राइवर ने वहां से कार भगाने की कोशिश भी की, लेकिन गाड़ी एक लड़के को टक्कर मारते हुए फुटपाथ पर बने सीमेंट के छोटे पिलर्स से जा टकराई और वहीं फंस गई। फिर तो आग बबूला प्रदर्शनकारियों ने कार के दरवाजे खोलकर उसके अंदर बैठे लोगों पर लात घूंसों की बौछार कर दी। सड़क पर पड़ी चीजें उस पर फेंक कर मारी। एक रात पहले भी यरूशलेम में काफी हंगामा हुआ था। हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस की फौज को घोड़ों पर सवार होकर सड़कों पर उतरना पड़ा। लोगों पर जमकर पानी की बौछार की गई, कुछ को हिरासत में भी लिया गया। जर्मनी की कंपनी बायोएनटेक नई तकनीक से वैक्सीन बनाने के लिए प्लांट लगाने की तैयारी में है। न्यूज एजेंसी रॉयटर की रिपोर्ट है। जर्मन की कंपनी बायोएनटेक मैसेंजर RNA तकनीक से वैक्सीन बनाने के लिए सिंगापुर में नया प्लांट लगाने की तैयारी में है। जर्मनी की बायोएनटेक वही कंपनी है जिसने अमेरिका की फाइजर कंपनी के साथ मिलकर फाइजर वैक्सीन बनाई और उस वैक्सीन के कोरोना मरीजों पर 90% तक कारगर होने का दावा किया गया। बताया गया कि इसी साल सिंगापुर में ये कंपनी अपना दफ्तर खोलेगी और वहां प्लांट बनाने के बाद 2023 तक वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। बिहार के बक्सर जिले के गंगा घाट पर करीब 50 शव नदी में तैरते मिलने के बाद हड़कंप मच गया। शव मिलने के बाद क्षेत्र में बड़ी महामारी को लेकर लोग डरे हुए हैं। शक है कि कोरोना से मौत होने के बाद लोगों के शव को जला नहीं रहे हैं, बल्कि उन्हें जैसे तैसे अंतिम संस्कार के लिए गंगा में ही फेंक रहे हैं। गंगा नदी में एक एक कर दर्जनों शव बहते हुए दिखाई दिए। नदी में बहते शव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय प्रशासन का दावा है कि ये लाशें उत्तर प्रदेश से बहकर आई हैं और ये कोविड मरीजों की हैं। प्रशासन का अनुमान है कि परिजनों को इन लाशों को दफनाने की कोई जगह नहीं मिली तो उन्होंने इन्हें गंगा में बहा दिया। इधर गंगा जी में दिख रही हैं 10-12 लाशें जो दिख रही हैं, उसका ये पता किया गया कि गंगा जी में ही दूर से प्रवाहित होकर वो लाशें आई हैं और वो हमारे घाट की तरफ वो किनारे पर लग गई हैं, जिसका डिस्पोजल हम लोग अभी करवा रहे हैं। उनको हम लोग दफन करवाएंगे। नदी में एक साथ इतनी लाशों के मिलने के बाद जहां विपक्ष राज्य सरकार को घेरने की कोशिश करता दिखा, तो वहीं सरकार बचाव के मुद्रा में नजर आई। बक्सर के चौसा में गंगा घाट पर जिस तरह से महादेवा घाट पर लाशों का अंबार मिला है, ये शर्मनाक है और चिंता का विषय है।
इस पर सरकार को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। बक्सर से यह मामला सामने आ रहा है कि कुछ डेड बॉडीज गंगा नदी में प्रवाहित हो रही हैं। वहां प्रशासन के लोग इसकी तफ्तीश, इसकी जांच कर रहे हैं। मौके पर बीडीओ, एसडीओ मौजूद हैं और प्रथम दृष्टया यह मामला सामने आया है कि यह डेड बॉडीज कहीं और से प्रवाहित होकर वहां पहुंची हैं। हरियाणा के झज्जर से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक गोदाम में अचानक तेंदुआ मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद तेंदुए को वहां से हटाने का काम शुरू हुआ और अफरा तफरी के माहौल के बीच ट्रैंक्विलाइजर की मदद से बेहोश किए गए तेंदुए को पीली रस्सी से बने जाल में लपेट दिया गया और उसको आगे की ओर घसीटकर जाल समेत जमीन से उठा लिया गया, जिसके बाद भारी भरकम जानवर को लोग गोदाम से बाहर की ओर ले गए। वहां उसके लिए एक लोहे का पिंजरा तैयार रखा था। इस दौरान तेंदुए को देखने के लिए लोगों का ऐसा हुजूम इकट्ठा हुआ कि वन विभाग को इस बचाव अभियान में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। काफी हो हल्ले के बीच जाल हटाकर किसी तरह तेंदुए को पिंजरे में ढकेला गया, जिसके बाद पिंजरे में बंद तेंदुए को सुरक्षित तरीके से रोहतास के चिड़ियाघर में छोड़ दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में बनाए गए अस्पताल का दौरा किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जीटीबी अस्पताल के सामने रामलीला मैदान में बनाए गए अस्पताल का दौरा किया। इस अस्पताल में सुबह से कोरोना के मरीजों की भर्ती शुरू हो जाएगी। वहां 2 हफ्तों में 500 आईसीयू बिस्तर तैयार किए गए हैं। अब दिल्ली में आईसीयू बेड्स की कमी शायद लोगों को महसूस नहीं होगी। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की हालत में सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद अब उन्हें वहीं आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। पिछले दिनों यूपी की सीतापुर जेल में आजम खान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मेदांता में ही भर्ती आजम के बेटे अब्दुल्ला की हालत थोड़ी ठीक है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसमें कोरोना से जान गंवाने वाले न्यायिक अधिकारियों के परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की गई। इस पर अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा। पूर्णिया में पूर्व मंत्री और जेडीयू विधायक बीमा भारती के पति पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद विधायक के घायल पति अवधेश मंडल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि अवधेश मंडल एक मामले में सुलह करवाने पहुंचे थे। आंध्र प्रदेश की तिरुपति में तबलीगी जमात से जुड़े कुछ लोगों ने कोरोना से मारे गए मरीजों के अंतिम संस्कार का बीड़ा उठाया। बताया गया कि इस काम में जुड़े लोग रोजाना 15 शवों का अंतिम संस्कार करवाते हैं। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के एक गांव में कुछ महिलाओं ने कोरोना को भगाने के लिए पूजा पाठ का सहारा लिया। इसके लिए वो इकट्ठा हो गईं और खेतों में जाकर जल चढ़ाया। जल दे रहे हैं कि ये बीमारी समाप्त हो जाए। जबकि कोरोना से बचाव के लिए डॉक्टर लगातार लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत दे रहे हैं। पूजा पाठ करने जो बाहर जा रहे हैं, हमारा यही निवेदन है कि उस समय न जाएं। राजस्थान के सीकर में एक महिला अधिकारी के एक शव को कंधा देने का वीडियो सामने आया। बताया गया कि वहां कोरोना की वजह से एक महिला की मौत हो गई थी, लेकिन डर की वजह से इलाके का कोई भी आदमी उसके शव के करीब नहीं आया। इतना ही नहीं, गांव में कोई एम्बुलेंस भी नहीं मिल सकी। ऐसे में उस महिला का शव कई घंटे तक उसके घर के बाहर ही पड़ा रहा। इसकी जानकारी मिलने पर तहसीलदार रजनी यादव वहां पहुंची और खुद पीपीई किट पहनकर उस महिला के शव को कंधा दिया। तस्वीरें सामने आने के बाद उनकी जमकर तारीफ भी की जा रही है। लंदन की थेम्स नदी में बचाव अभियान का चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया। चौंकाने वाला इसलिए क्योंकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन किसी इंसान का नहीं बल्कि एक व्हेल का था, जिसे बचाने के लिए लंदन की पुलिस से लेकर दमकल विभाग और समंदर में लोगों को बचाने वाला एक बड़ा संगठन तक उतर गया। और बचाव कर्मी ने व्हेल को छुड़ाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। सामने आए वीडियो में करीब 13 फीट लंबी वो व्हेल नदी किनारे फंसी नजर आई। व्हेल की हालत देखकर ऐसा लगा जैसे वो आजाद होने के लिए तड़प रही हो। नदी में व्हेल मिली, ये खबर शहर में आग की तरह फैली और उसका रेस्क्यू ऑपरेशन लाइव अपनी आंखों के सामने देखने के लिए सैकड़ों लोगों का तांता लग गया। बचाव कर्मी भारी भरकम व्हेल को एक नाव में रखने की कोशिश करते दिखे, लेकिन व्हेल इतने खौफ में थी कि वो खुद को उनके चंगुल से बचाने के लिए ऐसे छटपटाई कि डर के मारे बचाव कर्मी ही पीछे हट गए। व्हेल पर पहली नजर पड़ी शाम को करीब 7:30 बजे, लेकिन आधी रात हो गई और ऑपरेशन चलता रहा। 4 घंटे की कमर तोड़ मेहनत के बाद बचाव कर्मी व्हेल को छुड़ा पाए और अपने साथ ले गए। बताया गया कि ये व्हेल का एक बच्चा था। कालाबाजारी के आरोप में घिरे मंत्री इमरान हुसैन पर दिल्ली सरकार को जवाब देना होगा। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा है कि इमरान हुसैन को दिल्ली के कोटे से ऑक्सीजन दी गई थी या नहीं।
इस मामले में खुद इमरान हुसैन कोर्ट में पेश हुए और सफाई दी कि उन्होंने केवल लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर बांटे, वो भी फरीदाबाद से मंगवाकर, जिसका उन्होंने किराया चुकाया और इसकी पर्ची भी उनके पास है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी। आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन पर ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी का आरोप है। एक याचिका में दावा किया गया था कि जब दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो उनके पास ये कहां से आई कि वो बांट रहे। दिल्ली में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के पास से रेमडेसिविर की कई डोज भी बरामद की गई हैं। पुलिस को इस इंजेक्शन के कई गुना दामों में बेचे जाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस की एक टीम ने नकली ग्राहक बनकर आरोपियों से संपर्क किया। आरोपियों ने 32,000 रुपए में एक इंजेक्शन देने का सौदा तय किया, लेकिन जैसे ही आरोपी इंजेक्शन देने के लिए वहां पहुंचे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी अलग अलग अस्पतालों में काम करते थे और वो वहां मरीजों के लिए आए रेमडेसिविर इंजेक्शन चुराकर उनकी ऊंचे दामों में कालाबाजारी करते थे। बैच नंबर और एक्सपायर होने की तारीख लिखने का चरण आता है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो अब तक आपको सिर्फ बॉटल पे दिखाई पड़ रहा था, उस पर लेबल नहीं लगा था, या पर लेबल लगता है, ये वो मशीन है जहां पर लेबलिंग होती है। यानी से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां तेल की एक रिफाइनरी में अचानक भीषण आग लग गई। गनीमत ये रही कि इस आग में किसी की जान नहीं गई, लेकिन इसने रिफाइनरी के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां लगी बड़ी बड़ी मशीनों से आग की खतरनाक लपटें उठती नजर आई, जो बेहद तेज रफ्तार से फैलते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हुई। इस दौरान रिफाइनरी की चिमनी भी आग ही आग छोड़ती दिखी। कुछ ही देर में रिफाइनरी की इमारत काले धुएं की चादर से ढक गई और घना काला धुआं चारों ओर फैलने लगा। इस बीच दमकल की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद दिखी, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसको बुझाना आसान नहीं था। हालांकि दमकल कर्मियों ने हार नहीं मानी और वो अपनी गाड़ी की छत पर चढ़कर आग पर पानी की बौछार करते रहे। काफी देर की मशक्कत के बाद जब आग बुझी तो पूरे परिसर में राख ही राख बिखरी नजर आई। हाल ही में 5 राज्यों में हुए चुनाव में शर्मनाक प्रदर्शन की कांग्रेस समीक्षा करेगी। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि इसके लिए पार्टी एक कमेटी बनाएगी जो अपनी रिपोर्ट में हार की वजह बताएंगे। इस मुद्दे पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने चुनाव नतीजे को निराशाजनक भी बताया, उससे भी खराब प्रदर्शन बताया। इसे पार्टी के लिए बहुत बड़ा धक्का करार दिया। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि आखिर क्यों केरल और असम में पार्टी मौजूदा सरकार को हटाने में नाकाम रही, साथ ही कैसे बंगाल में 0 तक पहुंच गई, मतलब वहां पार्टी का खाता तक नहीं खुला। हालांकि अभी बैठक में कमेटी बनाने का ही फैसला हुआ है, लेकिन उससे पहले ही हार की अलग अलग वजह सामने आने लगी हैं। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि CWC की बैठक में बंगाल में फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी ISF और असम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF से हाथ मिलाने पर सवाल उठाए गए। सूत्रों के मुताबिक बंगाल के प्रभारी जितिन प्रसाद ने पार्टी के शर्मनाक प्रदर्शन का ठीकरा ISF से गठबंधन करने पर फोड़ा, जिससे जुड़ने के फैसले का आरोप उन्होंने लेफ्ट पर लगाया और सलाह दी कि कांग्रेस को यह तय करना होगा कि वो वहां लेफ्ट के साथ रहेगी या TMC के साथ, क्योंकि दिल्ली का नेतृत्व ममता के साथ टिकता है जबकि प्रदेश का उनके खिलाफ। तो वहीं असम के प्रभारी रह चुके दिग्विजय सिंह ने राज्य में AIUDF के साथ गठबंधन के फैसले को गलत ठहराया। सूत्रों के मुताबिक बैठक में केरल में हार के पीछे राज्य के पार्टी प्रभारी ने अति आत्मविश्वास को वजह बताया, जबकि असम में गुटबाजी को। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक गांव में इकट्ठा भीड़ को हटाने पहुंची पुलिस पर पथराव हो गया। बताया गया कि वहां एक बाबा के कहने पर कोरोना से बचने के लिए पूजा की जा रही थी। ये आयोजन पिछले कुछ दिन से हो रहा था, जिसमें बड़ी तादाद में भीड़ भी जुट रही थी। ऐसे में जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची, लेकिन लॉकडाउन का पालन करने की बजाय लोगों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। गुस्साए लोगों ने पुलिस की टीम पर जमकर पथराव किया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। चंडीगढ़ में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया। चंडीगढ़ प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया। कोरोना खतरे की वजह से कदम उठाया गया। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल हॉस्टल को कोरोना अस्पताल में बदल दिया गया। सेना के जरिए तैनात किए गए 100 बेड के अस्पताल में मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के अलावा सभी जरूरी सुविधाओं के इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तरह से देख सकते हैं कि चंडीगढ़ में आर्मी ने
100 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया है। इसमें आर्मी के ही डॉक्टर मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, सेना ने लोगों को भरोसा दिया कि जल्द ही इसी तरह के कई और अस्पताल कोरोना मरीजों के लिए बनाए जाएंगे। पूरी तरीके से तैयार हैं, चंडीगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सभी जगह पे जहां जरूरत पड़ेगी अपने सिविल पॉपुलेशन की मदद करने के लिए। हाँ। राजस्थान में अगले 2 हफ्तों के लिए सख्त लॉकडाउन लागू हो गया है, जिसके बाद जयपुर समेत कई शहरों में बड़ी संख्या में पुलिस वाले सड़कों पर मुस्तैद दिखाई दिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एम्स अस्पताल में बनाए गए कोविड केयर सेंटर का दौरा किया और वहां मरीजों के लिए की गई तैयारियों की जानकारी ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और केजरीवाल सरकार को एक नोटिस भेजा, जिसमें कोरोना से अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों से जुड़े कुछ सवाल पूछे गए। इससे पहले कोर्ट में इसी मामले पर एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में ऐसे अनाथ बच्चों को मानव तस्करी से बचाने और उन्हें जरूरी सुविधा देने की मांग की गई थी। दिल्ली के बंगला साहिब और रकाबगंज गुरुद्वारे में 400 ऑक्सीजन बेड वाले कोविड केयर सेंटर शुरू किए गए। अब इन सेंटर्स में कोरोना मरीजों को भर्ती कराने का काम भी शुरू हो गया है। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत भारतीय नौसेना के 3 जहाज विदेशों से ऑक्सीजन समेत बाकी राहत सामग्री लेकर भारत पहुंचे। कोरोना से चल रही जंग में भारतीय नौसेना अपने 9 जंगी जहाजों को उतार चुकी है, जिनमें आईएनएस त्रिकंड कतर से 2 ऑक्सीजन कंटेनर लेकर मुंबई पहुंचा। मुंबई में पहुंचने के बाद बड़ी क्रेनों की मदद से उन ऑक्सीजन कंटेनर को जहाज से उतारा गया और एक बड़े ट्रक पर रखा गया। जिस तरह से ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है नेवी का, उसमें कई 9 जंगी जहाज इस पूरे ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 में इन्वॉल्व हैं। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे भी वहां पहुंचे और उन्होंने नौसेना के अधिकारियों से ऑपरेशन समुद्र सेतु की जानकारी ली। बताया गया कि आईएनएस त्रिकंड 5 मई को कतर पहुंचा था और 5 दिन बाद वो ऑक्सीजन लेकर भारत पहुंच गया। किसी भी तरह का चैलेंज हमारे सामने हो तो हमें उससे और ही ज्यादा ऊर्जा मिलती है। आईएनएस त्रिकंड के अलावा आईएनएस ऐरावत भी करीब 4000 ऑक्सीजन सिलेंडर और बाकी चिकित्सा सामग्री लेकर सिंगापुर से ओडिशा के विशाखापट्टनम पहुंचा। बताया गया कि आईएनएस ऐरावत में 10,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट भी सिंगापुर से भारत लाई गई। वॉलेंटियर डॉक्टरों यानी ऐसे डॉक्टर जो अपनी इच्छा से इस संकट में काम करना चाहते हैं, उनकी मदद लेने के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। न्यूज 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि ये फटकार सरकार को उस वजह से लगी जिसमें अदालत ने उनको वॉलेंटियर डॉक्टरों को दिल्ली सरकार के अस्पतालों से जोड़ने और ऑनलाइन सेवा देने के लिए अखबारों में विज्ञापन देने को कहा था। लेकिन सरकार ने एक अखबार में छपा विज्ञापन दिखाते हुए सबूत दिया कि उन्होंने आदेश का पालन किया है, जिस पर हाईकोर्ट भड़क गई कि बड़े अखबारों में विज्ञापन क्यों नहीं दिए गए, जबकि चुनाव के वक्त पूरे पन्ने के एड छपते हैं तो अभी क्यों नहीं। जज ने लताड़ लगाई कि दिल्ली सरकार मामले को लेकर गंभीर नहीं है, जिस पर सरकार के वकील ने दलील दी कि वो आदेशों का पालन कर रहे हैं और पिछले दिनों 800 लोगों का इंटरव्यू भी किया गया। देश के कई शहरों में भी 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को टीके की पहली डोज लगवाने के लिए वैक्सीन केंद्र पर लोग उमड़ पड़े। इन शहरों में दिल्ली और अहमदाबाद भी शामिल है, जहां भारी भीड़ दिखी। जो लाइनों में लगकर अपनी बारी के आने का इंतजार करते नजर आए। ऐसी ही एक तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद के एक वैक्सीन सेंटर से सामने आई, जहां टीका लगवाने के लिए लोग कतार में खड़े दिखे। नंबर आने पर वो अपने पहचान पत्र के साथ वैक्सीन लगवाने के लिए एक एक कर अंदर बढ़ते दिखे। काफी मात्रा में हर लोग सुबह से 9 बजे से लाइन में खड़े रहते हैं। हमने एक टोकन सिस्टम किया है। इनमें कुछ लोगों ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई, जबकि कुछ लोग टीके की दूसरी खुराक लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। आपको लेना ही चाहिए, कुछ होने भी नहीं वाला है और अच्छा है, अपने लिए प्रायोरिटी पे ले सकते हैं तो कोविड से अपन दूर रख सकते हैं। दिल्ली के बुराड़ी इलाके के एक वैक्सीन सेंटर पर भी 18 साल से ऊपर के लोग टीका लगवाने पहुंचे। इस सेंटर पर भी लोग लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। सभी ने बिना भीड़ लगाए अपनी बारी आने पर टीका लगवाया और थोड़ी देर बाद वहां से अपने अपने घर लौट गए। पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू फिर आमने सामने आ गए। न्यूज 18 के चमन की रिपोर्ट है कि इन दोनों के घमासान की वजह से राज्य में कांग्रेस का संकट बढ़ता जा रहा है। चर्चा है कि सिद्धू पंजाब में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष पद चाहते हैं, जिसका सीएम अमरिंदर सिंह विरोध कर रहे हैं, जबकि सिद्धू पार्टी के 40 विधायकों के समर्थन का दावा कर चुके हैं। दोनों के बीच ताजा विवाद तब शुरू हुआ जब सिद्धू ने ट्विटर कर
अमरिंदर सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठा दिया और दावा कर दिया कि सरकार अमरिंदर नहीं बल्कि बादल परिवार चला रहा है। यही नहीं, उनका तो ये भी आरोप है कि धर्म ग्रंथ मामले में भी अमरिंदर सिंह कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। इस मामले में बादल परिवार घेरे में है। पूर्वी यरूशलेम में जारी तनाव के बीच चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल पर 150 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला कर 20 लोगों को मार गिराने का दावा किया। यरूशलेम के इस इलाके में इजराइल के यहूदियों और फिलिस्तीनी लोगों के बीच कब्जे के लिए जारी झड़प अब जंग में तब्दील होने का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि पुराने यरूशलेम में इजराइल की कार्रवाई के बाद गाजा पट्टी से इजराइल की तरफ ताबड़तोड़ रॉकेट दागे गए। सामने आई तस्वीरों में एक के बाद एक कई रॉकेट आसमान में उड़ते दिखाई दिए। बताया गया कि इनमें कई रॉकेट यरूशलेम समेत कई दूसरे इलाकों में गिरे। रॉकेट हमलों से वहां हड़कंप मच गया। सायरन बजते ही लोग छिपने के लिए इधर उधर भागने लगे। दिन में शुरू हुए ये हमले रात में भी जारी रहे। इजराइल के मुताबिक हमास ने करीब 150 रॉकेट दागे, जिनमें कई तो हवा में ही मार गिराए गए। बाद में इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की। इजराइल ने गाजा पट्टी में हवाई हमले कर हमास के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अनंतनाग में सुरक्षा बल और आतंकियों में मुठभेड़ जारी है और 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। आतंकियों से ये मुठभेड़ जारी है अनंतनाग में और खबर है कि अनंतनाग में 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए ये पूरी मुठभेड़ जारी है। आपको बता दें, बड़ी खबर, आतंकियों के साथ सुरक्षा बल की मुठभेड़ जारी है और इलाके में 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है, उसमें ये मुठभेड़ जारी है। अनंतनाग ये इलाका जहां पर 3 आतंकियों के छिपे होने के बाद ये मुठभेड़ चल रही है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया जाए। अनंतनाग में ये मुठभेड़ जारी है और इस वक्त 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली है और जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढेर करने के लिए सुरक्षा बल ने वहां पर मुठभेड़ चल रही है। रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, अभी की अपडेट बताएं। देखिए फरा, ये वायलू एरिया है कुकरनाग का, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, साउथ कश्मीर में। वहाँ पे सुरक्षा बलों को पता चला था कि वहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं। फौरन कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया और 2 से 3 मिलिटेंट बताए जा रहे हैं वहाँ पे जो है ट्रैप्ड है, जिनके साथ इस वक्त मुठभेड़ जारी है, फायरिंग हो रही है और ये जो है अभी एनकाउंटर में टाइम लग सकता है। 2 से 3 मिलिटेंटों की खबर बताई जा रही है वहाँ पे छुपे हुए हैं। फरा जी, शुक्रिया रिफत। इजराइल और हमास एक दूसरे पर हमलों में उलझे ही थे कि पुराने यरूशलेम में एक बार फिर हिंसा भड़क गई। वहां यहूदियों के नेशनलिस्ट मार्च के पहले फिलिस्तीन के लोग अब इजराइल के सुरक्षा बल दोबारा आमने सामने आ गए हैं। बताया गया कि वहां मौजूद अल अक्सा मस्जिद के पास फिलिस्तीनी लोगों ने इजरायली सुरक्षा बल पर पत्थरबाजी की, जिसके बाद सुरक्षा बल ने इन लोगों पर जबरदस्त कार्रवाई शुरू कर दी। इन लोगों को पीछे खदेड़ने के लिए पुलिस की तरफ से धमाका करने वाले ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा लोगों पर आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां भी दागी गईं। इस झड़प की वजह से वहां हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। पूर्वी यरूशलेम की सड़कें जंग का मैदान लगने लगी। जवाब में फिलिस्तीनियों ने भी जमकर हंगामा किया। लोगों ने सुरक्षा बल पर पत्थर बरसाए। अल अक्सा मस्जिद परिसर के पास लोग जमकर पथराव करते दिखे। इस दौरान वहां जमकर आगजनी भी की गई। सामने आई तस्वीरों में टेम्पल माउंट के करीब एक पेड़ लपटों में घिरा दिखाई दिया। इस हिंसा में बड़ी तादाद में लोग घायल हो गए। करीब 250 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, जिनमें 20 से ज्यादा पुलिस वाले भी शामिल हैं। अमेरिका की नौसेना ने अरब सागर में एक नाव में छिपे हथियारों का करोड़ों रुपए का जखीरा जब्त किया। शक जताया जा रहा है कि ये हथियार यमन में ह्यूती विद्रोहियों की मदद के लिए पहुंचाए जा रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाते, वो अमेरिकी नौसेना के रडार पर आ गए। नाव पर नजर पड़ते ही अमेरिका के जवान तुरंत एक फास्ट बोट पर सवार होकर उसके पीछे निकल पड़े। इतने में ही आसमान से अमेरिका के एक हेलीकॉप्टर ने भी बाज की तरह अपनी नजरें नाव पर गड़ा दी। अमेरिका ने नाव को चारों तरफ से घेर लिया और उस पर धावा बोल दिया। इसके बाद हथियारों के जखीरों की ऐसी तस्वीरें सामने आई कि उसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। असॉल्ट राइफल, स्नाइपर राइफल, भारी भरकम मशीन गन, ग्रेनेड लॉन्चर, लगभग हर तरह का हथियार नाव से बरामद हुआ।
नेपाल की संसद में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को बड़ा झटका लगा। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि वहां की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में उन्होंने विश्वास मत खो दिया, जिसके समर्थन में 93 वोट जबकि खिलाफ 124 वोट पड़े। जबकि सरकार बचाने के लिए उनको 275 सदस्यों वाले सदन में 136 वोट चाहिए थे। अभी वहां 4 सदस्य निलंबित चल रहे हैं। ऐसा तब हुआ जब पुष्प कमल दहल प्रचंड की पार्टी CPN-MC ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। नेपाल के संविधान के मुताबिक सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते नेपाल की राष्ट्रपति ओली को ही प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकती है और 30 दिन में बहुमत साबित करने के लिए कह सकती है, या फिर दूसरे विकल्प के तौर पर विपक्ष को सरकार बनाने का न्योता भी मिल सकता है और उनको भी 30 दिन में ही बहुमत साबित करना होगा। अगर कोई भी ऐसा नहीं करता तब वहां चुनाव होगा। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि विपक्ष के 3 दलों ने गठबंधन सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति से अपील भी की है। नेपाल में पिछले साल दिसंबर से ही राजनीतिक संकट चल रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक चलती कार में भीषण आग लग गई। बताया गया कि कार सवार महिला अपने 5 साल के बच्चे के साथ हरदोई से मुरादाबाद जा रही थी। तभी रास्ते में कार में अचानक आग लग गई। महिला आग लगने की भनक लगते ही बच्चे के साथ कार से नीचे उतर गई, जिसके बाद देखते ही देखते उसकी पूरी कार आग की जद में आ गई। गनीमत रही कि इस हादसे में दोनों की जान बच गई। हालांकि कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। फ्रांस की राजधानी पेरिस में क्लाइमेट से जुड़े नए कानून के प्रस्ताव का लोगों ने विरोध किया। इन लोगों ने संसद के निचले सदन में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए रखे गए प्रस्ताव को बेकार और नाकाफी बताया और उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए हाथों में झंडे, बैनर, पोस्टर, प्लेकार्ड पकड़कर सड़कों पर उतर आए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों का एक ग्रुप कई तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ प्रदर्शन करता दिखा, जिनमें कुछ लोग एक लय में ड्रम पीटते दिखे तो कुछ ने साथ में डफली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि कोरोना महामारी के बीच इस प्रदर्शन में ज्यादातर लोग मास्क लगाए नजर आए। इस दौरान इन लोगों ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पर पर्यावरण से जुड़े मसलों को हल्के में लेने का आरोप लगाया और सरकार से पर्यावरण को बचाने के लिए और भी सख्त कदम उठाने की अपील की। कोरोना की नई लहर से जूझ रहे बिहार में ऑक्सीजन की किल्लत से निपटने के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट है कि बिहार के 9 मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। ये सभी प्लांट पेट्रोलियम मंत्रालय की मदद से राज्य के मेडिकल कॉलेज में लगेंगे, जिन पर 21 करोड़ 46 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है और इन सभी ऑक्सीजन प्लांट के 2-3 महीने में शुरू होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इसके अलावा MBBS और नर्सिंग के आखिरी साल के छात्रों को भी कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में लगाया जाएगा। महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक में कोरोना की वजह से हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि राजधानी बेंगलुरु में शवों को जलाने की जगह भी कम पड़ रही है, जिसके बाद वहां शमशान घाटों को बड़ा करने का काम शुरू किया गया है। वहां शव जलाने के लिए करीब 50 नई जगह तैयार की गई हैं, ताकि अंतिम संस्कार के लिए इंतजार न करना पड़े। सामने आई तस्वीरों में वहां तेजी से काम होता दिखा। कर्नाटक में रोजाना करीब 40,000 नए मरीज सामने आ रहे हैं, जबकि वहां कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ा है। लगभग 20 साल तक जंग लड़ने के बाद अफगानिस्तान से निकल रहा अमेरिका अपनी सेना के लाखों टन के साजो सामान को वहां कबाड़ में औने पौने दाम पर बेच रहा है। अमेरिका की सेना बड़े बड़े हथियार और उपकरण तो वापस अपने साथ ले जा रही है, लेकिन जो चीज काम की नहीं उसे पूरी तरह नष्ट किया जा रहा है, ताकि कल को वो आतंकियों के हाथ न लगे। इसलिए अमेरिका की सेना का जो साजो सामान उसके आर्मी बेस पर हुआ करता था, वो सामने आई तस्वीरों में एक कबाड़ खाने में सड़ता नजर आया। जो गाड़ियां कभी अमेरिका के सैनिकों को जंग के मैदान तक पहुंचाने वाली सवारी हुआ करती थी, उनकी सूरत भी बिल्कुल बिगड़ी हुई दिखी। करोड़ों की बख्तरबंद गाड़ियां मेटल के टुकड़ों में तब्दील नजर आई। तंबुओं का कपड़ा भी कतरन में बदला दिखा। लेकिन अमेरिका की सेना का ये सामान पाकर कबाड़ के खरीदारों में गुस्सा है। आबादी अफगानिस्तान तो पास मेरी खराब कबाड़ खानों के मालिकों का कहना है कि अगर सामान सही सलामत हालत में होता तो उनकी चांदी हो जाती, लेकिन अब वो कौड़ियों के भाव पर बिकेगा। पिछले मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की जगह हेमंत बिस्व शर्मा असम के CM बने। हेमंत बिस्व शर्मा असम के नए मुख्यमंत्री बन गए। उन्हें राज्यपाल जगदीश मुखी ने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं की मौजूदगी में शपथ दिलवाई।
শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঈশ্বৰৰ নামত শপথ খাই কওঁ যে असम में बीजेपी ने सत्ता वापसी की है और मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत विश्व शर्मा ने चुनाव के दौरान किए गए लव जिहाद और लैंड जिहाद के वादे को पूरा करने का दावा किया। We'll do everything possible to implement those promises. बीजेपी विधायक शुवेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष चुना गया। शुवेंदु अधिकारी ने इस बार विधानसभा चुनाव में सीएम ममता बनर्जी को हराया था। कोरोना खतरे की वजह से यूपी में होने वाले ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव टाल दिए गए। अब ये चुनाव 15 जून के बाद करवाए जाने की उम्मीद है। दिल्ली में वैक्सीन के मुद्दे पर सियासी घमासान तेज हो गया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 2 चिट्ठियों का हवाला देते हुए दावा किया कि उन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से वैक्सीन की मांग की थी, लेकिन केंद्र ने उन्हें बहुत कम वैक्सीन मुहैया करवाई। दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन का ऑर्डर किया था। केंद्र सरकार ने बोला कि दिल्ली को केवल 3.5 लाख वैक्सीन ही मई के महीने में मिल पाएगी। मनीष सिसोदिया के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। 5.5 लाख वैक्सीन केवल दिल्ली सरकार ने अब तक ऑर्डर किया है और बार बार कहते हैं 1.25 करोड़ चाहिए। पश्चिम बंगाल में सीआईडी ने सीआईएसएफ को एक नोटिस भेजा और 4 सिपाहियों और 2 अधिकारियों को सुबह पूछताछ के लिए बुलाया। ये नोटिस 10 अप्रैल को राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान हुई गोलीबारी के मामले में भेजा गया। बिहार में भी कोरोना मामलों में एक बार फिर कमी दर्ज की गई है, जहां पिछले 24 घंटे में 10,174 कोरोना मरीज मिले, जो कल के मुकाबले करीब 1,000 कम रहे। वहीं 24 घंटे में बिहार में कोरोना से 75 लोगों की मौत हो गई। अब राज्य में एक्टिव मरीज 1,05,000 हो गए हैं, तो वहीं पटना में 24 घंटे में 1,745 नए मरीज मिले। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में कोरोना नियमों का पालन करवाने गई पुलिस की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। ये घटना उस वक्त हुई जब पुलिस शिकायत मिलने पर उन लोगों को समझाने पहुंची जो इलाके में रेहड़ियां लगाकर सब्जी बेच रहे थे। लेकिन पुलिस की कार्रवाई से नाराज लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने पुलिस वालों पर पथराव शुरू कर दिया। भीड़ के आगे पुलिस भी बेबस नजर आई और डर के मारे वो तुरंत दौड़ते हुए अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से निकल गई। बाद में वहां भारी तादाद में पुलिस कर्मियों को भेजा गया, जिसके बाद इलाके के हालात शांत हुए। बताया गया कि जब पुलिस वहां पहुंची तो उसने काफी देर तक लोगों को समझाने की कोशिश की। सब्जियां नगर निगम की गाड़ी में रखवाई जा रही थी, तो उनके द्वारा प्रतिकार किया गया। पुलिस की इसी कार्रवाई पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। बाद में पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी ताकि कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाया जा सके। आईपीएल के बाकी मैच देश में कोरोना से बीसीसीआई ने हाथ खड़े कर दिए कि अब देश में और नहीं हो सकते मैच। आईपीएल के बाकी 31 मैच भारत में नहीं होंगे। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने बताया कि देश में 14 दिनों का क्वारंटीन खिलाड़ियों के लिए मुश्किल होता है। ऐसे में ये टूर्नामेंट देश में नहीं करवाया जा सकता। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्हें चेन्नई के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कर्नाटक में भी सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया। इस दौरान शिवमोगा और कलबुर्गी में पुलिस ने सख्ती दिखाई। वहां कुछ वाहन जब्त किए गए और नियम नहीं मानने वालों पर थोड़ी लाठी भी चलाई गई। सऊदी अरब से 1500 ऑक्सीजन सिलेंडर गुजरात के कच्छ पहुंच गए, जिन्हें रेलवे की मदद से दिल्ली और दूसरे राज्यों में भेजा गया। देश भर के आयुर्वेद संस्थानों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए आयुष 64 नाम की दवा बांटने का काम शुरू कर दिया गया। दावा है कि ये दवाई हल्के लक्षण वाले मरीजों पर काफी कारगर साबित हो सकती है। आयुष 64 दिया जा रहा है, आयुर्वेद द्वारा विकसित किया गया है। उन मरीजों पे बहुत फायदेमंद होगा जो कोरोना के जिनमें माइल्ड सिम्टम्स हैं। बताया गया कि कोरोना के जो मरीज डॉक्टरों की बताई दवा ले रहे हैं, वो इस दवा को भी साथ में ले सकते हैं। वो शीशी दे रहे हैं जिसमें कि 40 टैबलेट है एक उसमें शीशी में, तो आपको ये 20 दिन तक खानी है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में राज्य में पहली बार 19,445 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं इस दौरान 134 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ राज्य में अब तक कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा 12,461 हो गया है। राहत की बात यह रही कि इन 24 घंटों में 18,675 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए। यूपी के कानपुर में महिलाओं से बदसलूकी का एक वीडियो वायरल हो गया। आरोप है कि कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ धक्का मुक्की की। ये पुलिस वाले लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में एक लड़के को पकड़ने के लिए उसके मकान पर पहुंचे।
लेकिन आरोपी के घर की महिलाओं से उनकी झड़प हो गई। इस घटना का एक वायरल वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक पुलिस वाला एक बुजुर्ग महिला के हाथ से मोबाइल छीनता दिखा। इसके बाद वो लोग गुत्थम गुत्था हो गए। चला गया फोन। वहाँ मौजूद महिलाएं उस पुलिस वाले से उलझ पड़ी और मोबाइल वापस करने की गुहार लगाने लगी, लेकिन पुलिस वाले ने उनकी एक नहीं सुनी और उस बुजुर्ग महिला को धक्के मारकर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद तो उन महिलाओं ने अपना आपा ही खो दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो बुजुर्ग पुलिस और महिलाओं के बीच हो रही तीखी बहस को अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रही थी, जिसके बाद ये मामला बिगड़ गया। वहीं पुलिस वाले भी महिलाओं की नाराजगी को देखते हुए मौके से चले गए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने फिर कोरोना के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि सोनिया गांधी ने महामारी से लड़ाई में मोदी सरकार को नाकाम बताया और दावा किया कि सरकार ने वैज्ञानिकों की सलाह को भी दरकिनार कर दिया, जिसकी कीमत देश को चुकानी पड़ रही है, क्योंकि सरकार वैसे भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों को होने देती रही जो इसके विस्फोटक की वजह बने, जिसकी वजह से दूसरी लहर कहर बनकर टूट पड़ी। यही नहीं, उन्होंने विपक्षी दलों की सरकारों से भेदभाव करने का आरोप भी केंद्र सरकार पर लगाया। साथ ही वैक्सीन मुफ्त लगाने की मांग उठाई, क्योंकि 18 से 45 साल वालों के वैक्सीनेशन पर जो खर्च आएगा वो राज्यों को चुकाना है। यूरोप के देश आइसलैंड से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक ज्वालामुखी में इतने जबरदस्त धमाके हुए कि उससे निकलने वाला लावा कई किलोमीटर दूर से भी दिखने लगा। राजधानी रेकनेस के करीब इस ज्वालामुखी में पिछले कई दिन से लगातार धमाके हो रहे हैं और धमाके के साथ ज्वालामुखी धधकता लावा उगल रहा है। वहां से सामने आई तस्वीरों में ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा कई किलोमीटर दूर मौजूद राजधानी रेकनेस से भी साफ दिखाई दिया। रात में तो ऐसा लगा जैसे कोई आतिशबाजी हो रही हो। ज्वालामुखी से लावे का फव्वारा फूटता दिखाई दिया। करीब 900 साल बाद फटा ये ज्वालामुखी अब लगातार लावा उगल रहा है, जो आसपास के एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले चुका है। वहाँ हर तरफ गर्म पिघले लावे की परत बिछी दिखी। इस खास नजारे को देखने के लिए वहाँ बड़ी तादाद में सैलानी भी दिखाई दिए। दक्षिण फ्रांस का एक इलाका हिंसा की आग में सुलग रहा है। ये इलाका ड्रग तस्करी का अड्डा है, जहां बदमाशों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। ताजा बवाल के पीछे किसका हाथ है, इसकी जांच शुरू कर दी गई, लेकिन पुलिस को शक है कि उसके चलाए अभियान से बौखलाए ड्रग्स तस्करों ने ही इस हिंसा को अंजाम दिया। जिसके वीडियो में घने धुएं के बीच सड़क पर कुछ लड़के इधर उधर भागते नजर आए। इसके बाद उनके मचाए उत्पात के जो सबूत सामने आए, उनमें हर तरफ आग सुलगती दिखी। सड़क पर खड़ी कारों को फूंक दिया गया और जो आग के हवाले नहीं की गई, उनके शीशे चकनाचूर नजर आए। आसपास की बड़ी बड़ी दुकानों में हुई तोड़फोड़ भी साफ साफ दिखी। असल में इस हिंसा में फ्रांस में पुलिस वालों के कान इसलिए भी खड़े कर दिए क्योंकि पिछले हफ्ते ही वहां ड्रग तस्करों पर छापा मारने गए एक पुलिस वाले की भी हत्या कर दी गई थी। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में पहुंची एक लड़की के रेप के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। न्यूज 18 के दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट है कि 11 अप्रैल को ये लड़की आरोपियों के साथ बंगाल से दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पहुंची थी। आरोप है कि जहां इस शर्मसार घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि इसी बीच लड़की कोरोना की चपेट में आ गई और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 30 अप्रैल को उसकी कोरोना की वजह से मौत हो गई। जिसके बाद लड़की के पिता ने इस घटना की शिकायत पुलिस में की, जिसके आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच के लिए डीएसपी की अगुवाई में एसआईटी भी बना दी है। वहीं इस मामले में अब तक चुप्पी साधे रहे किसान नेताओं ने एक बैठक की, जिसके बाद किसान नेता मनदीप नथवानी ने न्यूज 18 को बताया कि मामले की जांच के बाद वो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। उनकी इन्फॉर्मेशन के अनुसार ये है कि भाई मौमिता का रेप किया है। अभी जांच शुरू की है, जो फैक्ट्स होंगे सारे सामने आए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने भारत में कोरोना की दूसरी लहर पर चिंता जताई है। WHO वैज्ञानिक ने भारत में अचानक से कोरोना विस्फोट के पीछे नए वेरिएंट को वजह बताया। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के मुताबिक ये वेरिएंट ज्यादा संक्रामक और जानलेवा है, लेकिन वैक्सीन प्रतिरोधी नहीं है। लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील करते हुए डॉक्टर सौम्या ने दावा किया कि वैक्सीन कोरोना की गंभीरता को कम कर देगा, इसलिए भारत को इसमें तेजी लाने की जरूरत है।